सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, ये पाठ हमने अप्रैल में पढ़ लिया था और आज हम इसका पुनः रिवीजन करते हैं, उसको पुनः पढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, उनका जीवन परिचय देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद महान साहित्यकार हैं और इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ये कथाकार भी हैं और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। तो इनका इतने बड़े महान हमारे देश के साहित्यकार हैं ये, तो इनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है और ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है। और इन्होंने जो साहित्य की सेवा की है, इसके लिए इनका महत्व और भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद का जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद पाठ परिचय देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बनारस जिला है और उसका लम्ही गांव है, यहाँ 1880 में हुआ था, यानी स्वतंत्रता के पहले मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था? मूल नाम धनपत राय था। बचपन, प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र क्यों दे दिया? देश सेवा के लिए, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। देह जोड़ांत, यानी ये इनका स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। लगभग इनमें मानसरोवर में 300 कहानियां इसकी 8 भागों में। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। कितने भागों में? 8 भागों में। किस में है? मानसरोवर में। इस मानसरोवर में सारी कहानियां मिल जाएंगी, जो कितने खंडों में है? 8 खंडों में है। इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं। मैंने निर्मला भी पढ़ा है, गबन भी पढ़ा है और ये गोदान भी पढ़ा है। बहुत सेवा सदन भी पढ़ा है। प्रेमचंद के बहुत ही अच्छे उपन्यास है। गोदान तो अगर कोई उत्तरी भारत को समझ, इसके बारे में, गोदान के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उत्तरी भारत की संस्कृति को, उत्तरी भारत को समझना चाहता है तो प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़े। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का अध्ययन लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। यानी जिस गांव में रहे, जिस शहर के परिवेश को उन्होंने देखा, उसका वर्णन किस में मिलता है? उनके कथा साहित्य में मिलता है, उनकी कहानियों में मिलता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। यानी ये आदर्शवादी, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी कथाकार और साहित्यकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसा जिया वैसा ही लिखा, जो समाज में चल रहा था वैसा लिखा। और किस किस पे लिखा? किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, स्त्रियों पे, उनकी दुर्दशा पे और स्वाधीनता आंदोलन में उनकी मूल रचनाएं उनका मूल विषय रही। प्रेमचंद का कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी इनकी कहानियों में न केवल पशु पक्षी मानवीय है, बल्कि पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी बड़े से बड़े विषय को भी सरलता के साथ वो कह देते हैं। उनकी भाषा कैसी है? सरल, सजीव और मुहावरेदार है। हम लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा कैसी है? सरल है, सजीव है और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है, यानी लोक में प्रचलित हों। अब इस पाठ का परिचय यहाँ दे रखा है कि दो बैलों की कथा में क्या संदेश दिया गया है, इस पाठ के बारे में बताया गया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। एक तो किसान का
और पशुओं, किसान का और पशु का आपस में क्या भावनात्मक संबंध होता है उसका वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। स्वतंत्रता क्या नहीं मिलती? सहज में नहीं मिलती, बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। देखिए, जब ये कहानी लिखी गई थी तो हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हीरा और मोती जो दो बैल हैं उन्होंने लड़ झगड़ के स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वैसे ही इनडायरेक्टली प्रेमचंद है वो भारतीयों को संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या नहीं मिलती? सहज में नहीं मिलती, यानी ऐसे सरलता से ही नहीं मिल जाती, उसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए वो भारतीयों को संदेश देना चाहते हैं कि तुम भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या करो? अंग्रेजों से संघर्ष करो। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, तो इस कहानी परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो पाठ में, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ का उद्देश्य ये है, समझाना है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का इसमें वर्णन किया गया है। तो यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। अब पाठ को देखते हैं हम। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसको समझा जाता है? गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। किसी भी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसकी यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती है। ब्याई हुई गाय यानी जिसके बछड़ा उत्पन्न हुआ है, गाय तो अनायासी यानी बिना कारण के ही, अचानक ही सींगने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, परंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना होगा, न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर ले, कुलेल यानी राख में लौटना, जोर जोर से चिंघाड़ना, बोलना। तो गधा कैसा सहिष्णु है, वो न क्रोध करता है, न हंसता है, न किसी बात का विरोध करता है। उसके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार कर लो, चाहे उसे खूब मार लो गरीब की तरह, गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर ले, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। वो क्या है? गधा सब परिस्थितियों में समान रूप से रहता है। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ व्यंग्य किया जा रहा है, यानी गधे को बेवकूफ़ क्यों समझा जाता है? क्योंकि वो अपने अधिकारों के नहीं लड़ता, वो उसे अच्छे बुरे का नहीं पता है, वो किसी बात का विरोध नहीं करता। ऐसे ही भारतीय जनता भी है। भारतीय जनता में अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। भारतीय चुपचाप क्या सह रहे हैं? उनका शोषण सह रहे हैं, मार खा रहे हैं, है ना। और उनमें असंतोष की भावना नहीं है, जबकि वो गुलाम है। तो असंतोष की भावना होनी चाहिए, इसलिए गधे को क्या समझा जाता है? बेवकूफ़ समझा जाता है। और किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है? गधा कह दिया जाता है। देखिए ना, हाँ, वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए। प्रकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देगा। सद्गुण कैसे हैं? क्योंकि उसमें असंतोष नहीं है, उसके वो लाभ हानि सुख दुख किसी भी दशा में नहीं बदलता, वो एक जैसा रहता है। जो ऋषि मुनियों जैसे गुण पाए, यहाँ व्यंग्य किया गया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए अधिक सीधा बनना हानिकारक है, जैसे भारतीय अंग्रेजों के सामने। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं,
फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य कर दिया। जापान छोटा सा देश था लेकिन उसने रूस को हरा दिया था। तो भारतीयों की क्या क्या विशेषता है? एक तो क्या है, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ठीक है, तो इसलिए इतनी सहिष्णुता भी बेकार है, क्योंकि फिर लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जैसा अंग्रेज भारतीयों का उठा रहे हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे का भाई किसे कहा गया है? बैल को कहा गया। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कभी और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। झूरी काछी नाम का व्यक्ति है, उसके कितने बैल हैं? 2 बैल हैं, और क्या नाम है? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। कैसे थे? पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। किस जाति के? पछाई जाति के थे, और देखने में सुंदर, काम में चौकस, और डील में ऊंचे। डील यानी शरीर से ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। किसमें? हीरा और मोती में भाईचारा, मेल मिलाप। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में यानी चुपचाप मूक भाषा में विचार विनिमय करते, यानी विचारों का आदान प्रदान करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, यानी वो एक दूसरे के विचार कैसे समझ जाते थे, अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी अलग होने के भाव से नहीं, हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते होते ही धोल धप्पा होने लगता है, यानी धक्का मुक्की ऐसे ही मजाक में होने लगती है। तो किस में हो रही है? हीरा और मोती में। दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक ही चेष्टा ये होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ खाते, यानी जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है उसे नांद कहा जाता है। साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ठीक है, देखो कितना प्यार प्रेम है उनमें। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें भेज दिया है। किसने? मालिक ने उन्हें भेज दिया। कहाँ? देखिए यहाँ गोई शब्द आया है। यहाँ संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी जोड़ी। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अपने को यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगाया, बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया। झूरी के साले का क्या नाम है? गया। को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई यानी उस जोड़ी को घर तक ले जाने में, हीरा और मोती को अपने घर तक ले जाने में पसीना आ गया। किसको? गया को। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे से जोर लगाते,
मारता तो दोनों सींगों के नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। देखिए, ने हीरा और मोती को झूरी ने कहाँ भेज दिया? गया के घर भेज दिया। तो उन्हें दोनों बैलों को दुख हो रहा है, तो वो मन ही मन कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें अगर मानव की तरह बोली आती, आवाज़ आती, तो उससे झूरी से पूछते कि हम गरीबों पर इतनी गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाना चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? जालिम यानी जो अकारण ही जुल्म ढाता है। और एक है चाकरी, चाकरी यानी नौकरी। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होना, बहुत दुखी होना। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। बेगाने यानी अलग से लगते थे, दूसरे से लगते थे। नए स्थान पर कौन पहुंच गए थे? हीरा और मोती। किसके घर? झूरी के साले गया के घर पहुंच गए थे। और दिन भर से भूखे थे। कौन? दोनों बैल, हीरा और मोती। और जब नांद में लाए गए यानी खाने के लिए लाए गए तो उन्होंने मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। किनका? हीरा और मोती का। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता यानी सब लोग सो गए, तो दोनों जोर जोर मारकर पग हाथ उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगें बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय शक्ति दूनी आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई थी। देखिए, जब गांव के सब लोग सो गए यानी सभी लोग सो गए तो उन्होंने रस्सियां तुड़वा कर वो कहाँ लौटना चाह रहे थे? झूरी के घर, अपने मालिक के घर। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटका हुआ था। ग्राव यानी जो बांधने का रस्सी होती है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह कैसे झलक रहा था कि वो विद्रोह कहाँ से करके आए थे? गया के घर से। झूरी के साले गया के घर से भग के आए थे, विद्रोह करके आए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना। देखो यह प्रेमचंद की भाषा कैसी है? सरल है और मुहावरेदार है। दोनों दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से आलिंगन यानी अपनी बाहों में भर लिया। और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर यानी मन को हरने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के लड़कों ने क्या किया? तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व यानी इससे पहले भी घट गई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। गांव के बच्चों को भी इसमें आनंद आ रहा था। क्यों? उनका अभूतपूर्व पशुवीरों को, यानी पशुवीर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अपने को स्वतंत्र करा लेते हैं हम अपनी हिम्मत से, ताकत से, अपने बल से, अपने शौर्य से, तो वो झूरी के घर से, गया के घर से भाग आए थे। तो दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई गांव की बाल मंडली ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं था। प्रतिवाद यानी जवाब में उत्तर देना। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों? क्योंकि उसके भाई के घर से भाग आए थे। ये झूरी की स्त्री बोली, कैसे नमक हराम है, बैल है, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े। नमक हराम, जिसका खाता है उसी से धोखाबाजी करना। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा कि बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिड़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते?
झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। वे दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वो स्त्री झूरी की स्त्री क्यों कह रही? क्योंकि उसके भाई के घर से ये भाग कर आ गए हैं हीरा और मोती। वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। झूरी ने मजदूर से क्या कहा? थोड़ी सी खली क्यों लाते हो? यानी खाने की होती है खली ये। तो उसने कहा कि थोड़ी सी क्यों लाते हो? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी अपनी पत्नी के ही हो जाओगे। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।